say that I'm psychotic. वेलकम बैक टू कंसेप्टोपीडिया। आज हम लोग ग्रेविटेशन का डे 6 चालू करने जा रहे हैं ऑफ एसएससी बोर्ड। आज जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में 2 पॉइंट्स होंगे, वो होंगे मास एंड वेट, दूसरा फ्री फॉल। ओके, ये आपके चैप्टर के हिसाब से प्लस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे मास एंड वेट का जो ये है टॉपिक है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, चांसेस है कि यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए स्टे ट्यून, हम मिलते हैं हमारे मास एंड वेट के टॉपिक पे, देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं मास एंड वेट, हमारे डे 6 का फर्स्ट टॉपिक। तो मैं इसकी शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा। आपने कई बार ये 2 शब्द सुने होंगे, मास एंड वेट। तो मेरा सबसे पहला सवाल, क्या मास एंड वेट दोनों के दोनों सेम होते हैं? ठीक है, ऑफ कोर्स स्पेलिंग के अलावा मैं जानना चाहूँगा कि क्या दोनों के दोनों सेम होते हैं। ओके, स्पेलिंग तो डिफ़र करती है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ सिमिलैरिटीज़ है इसके अंदर, तो वो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि सबसे पहले चीज़ तो मास क्या होता है, दूसरी चीज़ कि वेट क्या होता है। तो अगर आप कहें कि क्या मास और वेट सेम चीज़ है, तो मैं कहूँगा अ बिग नो। ओके, अ बिग नो, कि नहीं भाई, मास एंड वेट सेम टू सेम नहीं होते हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड डोंट वरी, मैं आपको जो है एक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट भी आपको नोट्स में भी और डिस्प्ले पर भी मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट आपको पता चल जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पर थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर मैं एक सीधी भाषा में बात करूं, तो मास जो है ना, किसी भी मैटर का, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का। मे भी वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ मास की। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है, वो लफड़े वाला मैटर नहीं। ओके, कोई भी मैटर हो, वो मैटर मे भी हो सकता है कि वो सॉलिड रहे, वो मैटर मे भी हो सकता है कि लिक्विड हो, या फिर वो मैटर हो सकता है कि गैस हो। तो ये जो मास होता है ना, ये हर एक मैटर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है कि वो कितने क्वांटिटी में वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये होता है मास, एक सीधी सी भाषा में। ओके, दूसरी चीज़, ये मास जो रहता है ना, उस बॉडी को इनर्शिया प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब आप कहेंगे कि इनर्शिया क्या होता है, तो डोंट वरी, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इनर्शिया के लिए। पर फिलहाल के लिए आप समझिए कि इनर्शिया माने आपके बॉडी का रेजिस्टेंस। अगर आप आपकी बॉडी कंसीडर कर रहे हैं तो, या फिर अगर मैं जो भी बॉडी कंसीडर कर रहा हूं, वो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे इनर्शिया। अब चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। समझिए कि आपको आपके किसी फ्रेंड ने पीछे से धक्का दिया और आप आगे की तरफ जाकर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया होगा कि एट सर्टन पॉइंट, या तो आप बीच रास्ते में, या तो फिर आप ज़मीन पर जाने के बाद आप रुक से जाते हैं, जबकि उसने आपको फोर्स मारा था बहुत दूर जाने के लिए। बहुत दूर मतलब जाहिर सी बात है, हम यहाँ से रहकर जो किसी को जो है मुंबई में रहकर दिल्ली नहीं भेजना चाहेंगे, वरना लोग ऐसे ही ट्रैवल करना चालू कर देंगे। ओके, तो उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि हम जब कभी भी धक्का मारते तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं अपने फ्रेंड को पुश करने के लिए, करेक्ट? तो उस हिसाब से तो उसको कम से कम 2-4 गुलाटियाँ तो लगानी ही चाहिए थी, और बेस्ड ऑन दैट वो गिरना चाहिए था। लेकिन आप देखते रहोगे कि हम बीच रास्ते में क्या हो जाता है, संभल जाते हैं। तो ये बीच रास्ते में उस फोर्स से मुझे बचा किसने लिया, तो वो मेरा था इनर्शिया। इनर्शिया आपको अब हर जगह देखने मिलेगा। जैसे फ़ैन होता है, फ़ैन के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जैसे आप स्विच बंद कर देते हैं, तो आपने गौर किया होगा कुछ टाइम बाद वो फ़ैन बंद होता है। तो धीरे धीरे वो इनर्शिया जो है आपके फ़ैन को धीरे धीरे रोकता है, और रोक कर लाकर एक स्टेशनरी पोजीशन पर रख देता है। ओके, और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आप किसी हल्के दुबले पतले इंसान को धक्का मारेंगे, वो आराम से आगे चला जाता है। लेकिन आप किसी मोटे इंसान को धक्का मार के देखिए, वो इंसान में भी हो सकता है कि या तो थोड़ा सा आगे जाए, या तो वहाँ से हिले भी नहीं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का इनर्शिया, उसके बॉडी का रेजिस्टेंस आपके दिए गए फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मेरे मैटर को क्या प्रोवाइड कर रहा है, यानी मेरे सॉलिड लिक्विड गैस को क्या प्रोवाइड कर रहा है, इनर्शिया प्रोवाइड करता है। कौन? ये भैया मास। ठीक है, हमारे साउथ के हीरोज़ वाले मास नहीं, ये नॉर्मल वाला मास है। ठीक है, जिसका जो यूनिट होता है, अगर मैं ऐसा यूनिट बात करूं मास की, तो ये होता है केजी। ठीक है, केजी माने किलोग्राम। इज दैट क्लियर? ये मास का आपका क्या है, एसआई यूनिट। अब आप मास तो समझ गए होंगे। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वेट क्या है। फिर
क्योंकि आपने कई बार सुना होगा लोग जो है जिम वगैरह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, करेक्ट? आपने हमेशा सुना होगा, या फिर मेरा वेट बहुत कम है, मुझे जो है आई नीड टू बिल्ड माई मसल्स वगैरह वगैरह एंड ऑल। ऐसा आपको बहुत कम लोग बोलते हुए सुनेंगे, लेकिन आप जो है ना बहुत कम लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनेंगे कि मेरा जो है ना मास ज़्यादा हो गया है, मेरा मास कम हो गया है, बहुत कम। हमेशा लोग जिक्र करते हैं वेट का। तो आप समझिए कि वेट का कंसेप्ट क्या है। ओके, तो देखिए वेट माने अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो वेट का मतलब होता है ये एक तरह का फोर्स है। क्या है? फोर्स, ठीक है? ये एक तरह का फोर्स है। अब ये फोर्स आप बात करेंगे तो किस तरह का फोर्स है? तो देखिए समझिए कि एक पिंटू है, यह पिंटू का मास है 50 kg, ठीक है? ये पिंटू जो है ना अर्थ के सरफेस पे कहीं पे तो जाके खड़ा हो जाता है। अब इसको यहाँ बुला लेते हैं हम भाई साहब को। ये अर्थ के सरफेस पे जाके यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब ये यहाँ पे खड़ा होने के बाद ये क्या करेगा? अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कर रही है? पूरा चैप्टर ही ग्रेविटी से रिलेटेड है। ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होगी, बराबर? तो वो पिंटू के मास को भी क्या करेगी? अपनी ओर खींच के रखने की कोशिश करेगी ताकि पिंटू हवा में उड़े नहीं। तो होगा क्या? ये खिंचाव की वजह से जो पिंटू का मास रहेगा ये अर्थ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द अर्थ, यानी आपके अर्थ के डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो भी आप रेफरेंस लेना चाहें, ठीक है? उसी फोर्स को हम दरअसल कहते हैं वेट। जो पिंटू ने फोर्स अप्लाई किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस फोर्स को क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। तो अगर आप इसीलिए देखेंगे कि वेट का जो फॉर्मूला होता है, ये W फॉर वर्क डन मत काउंट करिएगा गाइस, ये W फॉर क्या है? ये है वेट। ये वेट का जो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा M इंटू जी। नॉर्मल केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, M इंटू ए, मा, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन पिंटू के केस में या हमारे केस में एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो हमारा प्लैनेट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी। तो इसीलिए हम लोग ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा एम इंटू जी, यानी वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो न्यूटन यूनिट से ही समझ में आ गया भैया, न्यूटन यूनिट किसका होता है? फोर्स का होता है। तो सीधी सीधी बात है कि मेरा वेट भी क्या होगा? फोर्स ही होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन करने के लिए या समझाने के लिए, तो उसे बस एक सेंटेंस कहिएगा कि भाई वेट मतलब क्या? कि जब कभी भी मेरा मास अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स डालना शुरू कर दे तो मैं कहूँगा उसे वेट। क्या कहूँगा? वेट। एंड दैट इज़ द रीज़न आप कभी भी देखते रहोगे कि जब भी आप वेइंग मशीन पर या वेइंग स्केल पर खड़े होते हो तो आप एक्चुअली वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो उस मशीन के ऊपर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आप पृथ्वी से बाहर जाकर थोड़ी आपका जो है वेट वगैरह नापते हो। आप पृथ्वी पे ही खड़े रहते हो, ज़मीन पे खड़े रहते हो, उसके ऊपर आपने एक वेइंग मशीन रखा, ज़मीन के ऊपर वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होते हो। तो आप फोर्स किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो? आप उस वेइंग मशीन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। और जो वेइंग मशीन है बेस्ड ऑन कि वो किस तरीके का है, सारे कैलकुलेशंस प्रोवाइड करके आपको आउटपुट पर जो है वो मास देता है। क्या देता है? मास देता है। लेकिन आपका बेसिक प्रिंसिपल है उसे कैलकुलेट करने का, वो है वेट। इसीलिए आप जिम में कभी भी लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा वेट की बात करेंगे, मास की नहीं। पर जो आउटपुट में वो आपको बताते हैं वो हमेशा होता है मास। क्यों? क्योंकि वो केजीज़ में आपको रिप्लाई करते हैं कि हाँ मेरा वेट जो है 50 kg हो गया, 60 kg हो गया, 70 kg हो गया, करेक्ट? तो ये बेसिक चीज़ें जो है ना समझिए ज़रूर, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं आपको एक बेसिक जो है ना डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दे दूंगा, तो आपको वो आइडिया और थोड़ा सा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ओके, और आप मेरे नोट्स को भी क्या कर सकते हैं? रेफर कर सकते हैं। सो होप सो अभी आपको मास और वेट दोनों समझ में आ गया होगा, फॉर्मुलेशन एंड यूनिट्स के साथ में। ओके, तो चलिए डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं मास एंड वेट। ओके, सो मैंने यहाँ बड़ी मेहनत करके जो है ना चौक से लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए समझने की भी कोशिश कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो इस्तेमाल है ना आप आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे आपको सवाल पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो देखिए सबसे पहले क्या है? मास क्या होता है? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्या होता है? तो देखिए गाइस, इतना फिलहाल समझ के रखिए, फंडामेंटल वो जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता।
ठीक। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में साइंस लेते हो, जो ऑफकोर्स आप लेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको पढ़ने मिल जाएगा कि फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स वगैरह क्या होता है। पर फिलहाल मान के चलिए मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी मास को कैलकुलेट करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है? वेट। वेट जो है ये एक तरह का क्या है? फोर्स इम्पोज्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। कि यानी वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है जो आप इम्पोज करते हो, आपका मास इम्पोज करता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। दूसरी चीज़, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इतना तो आपको पता ही होगा, स्केलर क्वांटिटी। ओके, नहीं पता रहेगा तो आप मेरी स्केलर वेक्टर की वीडियो देख लेना। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी रहेगा। जो मास का फॉर्मूला है ये आप जनरल केस में ऐसा कह सकते हैं कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है। क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दूसरी चीज़, वॉल्यूम को आप v से लिख सकते हैं, डेंसिटी को रो से लिख सकते हैं। एंड वेट का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को आप स्मॉल m से लिखिए, ग्रेविटी को स्मॉल g से लिखिए। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, SI यूनिट ऑफ मास क्या है? kg, वेर एस SI यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन। ओके, कम से कम इतना डिफरेंस बिटवीन आपके लिए काफ़ी होगा सो दैट आप उसे समझ भी सकें, प्लस आप एग्जामिनेशन में इसका इस्तेमाल भी कर सकें। सो दैट वाज द टॉपिक मास एंड वेट। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम लोग कि फ्री फॉल। ओके, तो चलिए डे 6 के आखिरी हिस्से में चलते हैं, फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल मतलब क्या? फ्री में गिरना। ठीक है, मतलब मुफ्त में गिरना। यहाँ लिख देते हैं मुफ्त में गिरना। अब भैया जहाँ मर्जी वहाँ गिरो। ठीक है, लेकिन टॉपिक के हिसाब से फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, आइए ये समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, एक तरह से जो मैंने कहा कि मुफ्त में गिरना, ये एक तरह से सही भी है। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आप खुद ब खुद समझेंगे कि ये क्या है। पर फिलहाल के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम लोग ये टॉपिक को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें, आप इतना सा याद रखिए कि फ्री फॉल का मतलब क्या है कि जब कभी भी आप अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अपने आप एक सर्टन हाइट से नीचे आने लगें, यानी आपके बॉडी के अंदर अपने आप एक एक्सेलरेशन आ जाए जिसकी वजह से आप मूव कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे फ्री फॉल। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एक मेरा दोस्त था नीरज, तो मैं उसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उसको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ठीक है, नीरज, उसको कैसा स्पोर्ट्स पसंद है, तो वो बॉल थ्रोइंग वाला बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता था। तो समझिए कि अभी ये हमारा सरफेस है, कहीं तो सरफेस है, या फिर हम लोग जो है ना एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं। काहे पृथ्वी को बार बार गोल बना रहे हैं, दुनिया में सब लोग लड़ भी तो रहे हैं, तो चलिए प्लेन ही सरफेस ले लेते हैं भाई। प्लेन सरफेस लेके नीरज भाई साहब यहाँ खड़े हैं। अब इन्होंने किया क्या, एक सर्टन फोर्स F के साथ में जो बॉल था उनके हाथ में, ठीक है, साथ में हाथ में, ठीक है, जो साथ में हाथ में बॉल था उसको उन्होंने थ्रो किया, और थ्रो करते ही बॉल क्या होगा, आप बोलेंगे कि एक ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि फिजिक्स है ना भाई। फिजिक्स में एक सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेजेक्ट्री भूल जाएंगे तो क्या मतलब है फिजिक्स का। यहाँ पे एक ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो होगा, फिलहाल आधा ही ट्रेजेक्ट्री। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बॉल फेंका ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, तो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था कि धीरे 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 इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां बॉल आपका क्या हो जाएगा, आकर रुक जाएगा। ये जो नीरज फेंके हैं वही बॉल रुकेगा। ठीक है, तो ये बॉल आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। आखिर ये बॉल रुक क्यों गया? क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि नीरज ने जिस फोर्स के साथ में इस बॉल को फेंका था, ये फोर्स की वैलिडिटी यहीं तक थी। अब प्लान समाप्त हो गया, ठीक है, दोबारा रिचार्ज करवाएं। पर अब नीरज हैं वो यहाँ से यहाँ पे जाके तो रिचार्ज करवा के बॉल को दोबारा ले नहीं आएंगे, बॉल तो रुक गया है। लेकिन उसके बाद अचानक आप देखेंगे कि बॉल, रियल लाइफ में आप देखेंगे तो बॉल दोबारा से नीचे आ जाता है और सतह पर गिरेगा। करेक्ट, सॉरी, सरफेस पे क्या होगा, दोबारा से गिर जाएगा। अब जाहिर सी बात है वो ट्रेजेक्ट्री पाथ ऐसा नहीं होता, जैसा लेफ्ट की तरफ होगा उतना ही डेविएटेड राइट की तरफ भी होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। फ्लो में ऐसा बन गया। तो ये जो है, ये बॉल जो है यहाँ से निकला, नीरज के पास से निकला, वो गया ऊपर तक और ऊपर से फिर नीचे आके गिर गया। आखिर ये हुआ क्यों? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने की जो भी फोर्स और एनर्जी या एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी, ठीक है, वो नीरज ने दिया है। ओके, यहाँ से यहाँ आधे पाथ तक।
यानी यहाँ तक के ट्रेजेक्ट्री को, आधे पाथ तक हमें जो है ना नीरज ने फोर्स दिया उस बॉल को, लेकिन ये बॉल रुकने के बाद ये बॉल अपने आप नीचे की तरफ ही आ रहा है, कहीं और नहीं गया वो, ना वो सीधे सीधे आगे बढ़ा, ना सीधे सीधे कहीं और गया, ना और ऊपर गया, वो यहीं से नीचे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय करने में उसको मदद किसने की बॉल को? तो वो मदद की ग्रेविटी ने। क्या की? ग्रेविटी ने। क्योंकि हमारा दिया हुआ फोर्स यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, यहाँ से ग्रेविटी उसे खींच रही है, हमारा कोई भी इफेक्ट उस बॉल के ऊपर नहीं है, तो हम इस पाथ के मोशन को कहेंगे फ्री फॉल, कि ऑब्जेक्ट अब क्या हो रहा है? फ्री में गिर रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, क्योंकि अब ना मैं फोर्स दे रहा हूँ ना कोई और ना ही जो ग्रेविटी का फोर्स है वो इवेंचुअली आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको ग्रेविटी दिखाई दे रही हो फिर भी वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिरने लग जाए तो हम उस फेनोमेनन को कहते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। एक दूसरा सिनेरियो आता है वेटलेसनेस। ये समथिंग कुछ दूसरी चीज़ है, उसको प्लीज़ इसके साथ मिक्स मत करिएगा। ओके, वो 11th फिजिक्स में 12th फिजिक्स में है तो उसको वहीं रहने दीजिए। वेटलेसनेस एक दूसरी प्रक्रिया है। ये फिलहाल हम बात कर रहे हैं फ्री फॉल की, जो कि आपके डे 6 का आखिरी टॉपिक है। ओके, होप सो कि आपको डे 6 के अंदर मास वेट और फ्री फॉल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप समझ गए होंगे। ओके, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये आपके आप कह सकते हैं कि आपका नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ाने के लिए आपको दिए गए हैं ताकि आप आपकी सोच का विस्तार कर सकें। ओके, तो ये टॉपिक जो है फ्री फॉल का यहीं पर आकर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। पर याद रखिएगा मैंने आपको बताया फ्री फॉल, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी है नोट सेक्शन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा ना, जैसे जैसे वो नीचे आएगा यानी अर्थ की ग्रेविटी के डायरेक्शन में आएगा, वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। याद रखिए, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इतना बस ये करिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी डे पर, डे 7 पर, जहां पे चैप्टर के बचे हुए 2 टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन हमारा न्यूमेरिकल का सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।